हेलो बच्चों, मैं श्याम सुंदर सर आप सभी का टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जाम 2026-27 में क्लास 12 का फिजिक्स में पूछे गए सभी 25 एमसीक्यू यानी 25 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर को देखेंगे, पूरा क्लियर एक्सप्लेन के साथ, एकदम व्याख्या के साथ। तो आप लोग सभी वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम दिए हैं सबको आंसर मिलाना है कि कितना सही बनाए हैं। और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिसका नाम कॉलेज में था या गांव का स्कूल में था, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उसको क्वेश्चन का लेवल देख लेना है, सभी क्वेश्चन का आंसर देख लेना है पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो सबको ही वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन मालूम चले, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का आंसर पूरा एक्सप्लेन के साथ मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2026-27, ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स में 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें 25 गुना 1 25 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, अभी हम लोग सबको देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे सबको। ठीक है, चलिए बढ़िया देखिए। सवाल नंबर 1, चलिए सवाल नंबर 1 है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो आप सभी को मुक्त आकाश की या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता है। बोले क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिखने का दो तरीका होता है। ठीक है, इसको लिखने का दो तरीका होता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर लिख दीजिए, और जो प्रति में यानी बटा में नीचे है, जब उसको ऊपर लिखेंगे तो लगेगा माइनस। ठीक है, तो बोलिए प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन में कुछ नहीं है तो 1 है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन पर -1, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। बुझे? तो क्या लिखेंगे? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिए, या तो लिखिए ऐसे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। आपका आंसर होगा ए नंबर, देख लीजिए ए में है, सही है। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, न्यूटन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। बुझे नहीं बुझे? तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 2, जब एक आवेशित समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है तो उसकी धारिता क्या होगा? घटती है, बढ़ती है, और परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है, क्या होगा? देखिए, आप लोग जानते होंगे वायु में या तो निर्वात में, बोलिए संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, निर्वात में, वायु में। लेकिन जब संधारित्र के प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टिका रखेंगे तो परावैद्युत पट्टिका का, परावैद्युत प्लेट का अपना कुछ परावैद्युतांक होगा। परावैद्युतांक का सिंबल होता है एप्सिलॉन R, या तो K होता है, K, इसको K भी कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए जब निर्वात में वायु में ये है, जब रखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टिका तो उसका अपना कुछ परावैद्युतांक होगा, जिसका वैल्यू एप्सिलॉन R या K होगा। तो गुना कर देंगे एप्सिलॉन R या तो K, जो बोलिए। ठीक है, अब बोलिए निर्वात में ये है, और जब परावैद्युत पट्टिका रखेंगे तो उसका कुछ परावैद्युतांक होगा, तो मान लीजिए K होगा या एप्सिलॉन R होगा, तो उतना गुना बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए K का मान 2 है, तो निर्वात में जितना है उसका 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि K का मान 5 है तो 5 गुना बढ़ जाएगा। तो परावैद्युत पट्टिका रखने से क्या होगा? धारिता का मान बढ़ती है। आपका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगी? बढ़ती है, बी नंबर। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे चलिए सवाल नंबर 3, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, याद रखिए। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, जो केवल चालक पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता, जिसका सिंबल होता है रो, सिंबल क्या होता है? रो होता है, वो ना चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, प्रतिरोध पर नहीं करती है। वो केवल करेगा चालक पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर, कि चालक का तापमान कितना है। ठीक है, और चालक पदार्थ कैसा है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। बात समझे? तो आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा सी नंबर।
लेकिन बोलेगा प्रतिरोध, यदि बोल देगा प्रतिरोध, क्या बोल देगा, बोल देगा प्रतिरोध R, तो ये लंबाई पर भी करेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया पर भी करेगा, टेम्परेचर पर भी करेगा, मटेरियल पर भी करेगा। याद रखिएगा, प्रतिरोध बोलेगा प्रतिरोध, तो चालक पदार्थ का मटेरियल, प्रकृति कैसा है, तापमान क्या है, एरिया क्या है, लंबाई क्या है, सब पर करेगा। लेकिन बोलेगा प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध, तो केवल करेगा चालक पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। बुझे? आंसर सी। देखिए मेरा कोचिंग का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हम करा के छोड़ेंगे, बात समझे? चलिए आगे चलिए, सवाल नंबर 4। एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब क्या है? देखिए जब लंबवत गति करेगा ना, तो इसका मतलब वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। याद रखिए, जब गति करेगा समांतर तो बोलेंगे गति कर रहा है सरल रेखा में, और गति करेगा लंबवत तो बोलेंगे गति कर रहा है वृत्ताकार पथ में। ठीक है, गति कर रहा है वृत्ताकार पथ में। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसका वेग बदलता है, और जब वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, क्योंकि संवेग p बराबर होता है m × v। जब वेग बदलेगा v तो संवेग भी बदलेगा, तो आंसर होगा संवेग बदलेगा। लेकिन जब कोई पिंड वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसका चाल बदलता नहीं है, और जब चाल नहीं बदलेगा तो उसका गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा E के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखिए 1/2 एम वी स्क्वायर। तो जब चाल नहीं बदलेगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगी, नहीं बदलेगी, लेकिन उसका वेग बदलता है, इसीलिए संवेग p बराबर mv होता है, तो संवेग p भी बदलेगा, घटेगा, बढ़ेगा, तो आंसर आपका b होगा। b संवेग बदलेगा केवल, ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, दोनों नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे चलिए सवाल नंबर 5। यदि एक आवेश को एक घन के केंद्र पर रखा जाए तो घन के किसी एक फलक से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए आप लोगों को पता है कि किसी भी वक्र पृष्ठ पर, जैसे यहाँ घन बोला है तो एक घन बना दीजिए। देखिए बना दे रहे हैं घन, एक बना दीजिए घन। ठीक है, इसका चारों भुजा बराबर होगा, ये बनेगा वर्ग से, ये आपका वर्ग से बनेगा। ठीक है, वर्ग से बनेगा घन, इस तरह का घन होता है। घन के केंद्र पर एक हम आवेश Q रख दिए। ठीक है, तो घन के किसी एक फलक से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक फलक से बोला है, तो याद रखिएगा घन के केंद्र में जब Q आवेश रखे हैं तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर होगा Q/ε0। गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होगा? फाई बराबर Q/ε0। लेकिन बोला है एक फलक से, क्या बोला है? एक फलक से, तो घन में होता है 6 फलक। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 फलक है घन का। ठीक है, तो जब एक फलक से बोलेगा तो 6 से भाग दे देंगे, आपका आंसर होगा Q/6ε0। तो क्या होगा? Q/6ε0, आपका आंसर होगा सी नंबर, आपका आंसर होगा सी नंबर। बात समझे? घन के केंद्र पर Q आवेश है तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा Q/ε0। चूंकि घन में होता है 6 फलक तो 6 से भाग दे देंगे, एक फलक से इतना गुजरेगा, एक फलक से बोलेगा कुल फ्लक्स कितना हो तो Q/ε0। बोलेगा एक फलक से, तो घन में 6 फलक, 6 से भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। बात समझे? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 6। एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव होता है। बोलिए, निरक्ष बिंदु मतलब लंबवत। याद रखिए, निरक्ष बोले चाहे लंबवत बोले, विषुवत रेखा, क्या बोलेगा? विषुवत रेखा में, या बोलेगा निरक्ष बिंदु में, लंबवत में कितना विद्युत विभव होगा? तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। बोलेगा कैसे होगा? देख लीजिए कैसे होगा, बढ़िया देखिए कैसे होगा। देखिए V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू P cos θ/r²। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत विभव V का मान होता है 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बटा r स्क्वायर। चूंकि बोला है निरक्ष बिंदु पर मतलब विषुवत रेखा पर, मतलब लंबवत है। कैसा है? लंबवत है, इस तरह। देखिए इस तरह का है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, -q + q आवेश है, जिसकी लंबाई होती है 2l, ठीक है। और यहाँ से एक लंबवत बिंदु P लिए हैं 90 डिग्री। तो बोल रहा है यहाँ पर निरक्ष बिंदु लंबवत में विषुवत रेखा में विद्युत विभव V का मान क्या हो? तो बोलिए 1/4πε0 इंटू P cos के डिग्री 90 डिग्री लंबवत है बटा r स्क्वायर 1/4πε0 इंटू P cos 90 जीरो होता है बटा r स्क्वायर। अब जीरो से कुछ गुना कीजिए, कुछ भाग कीजिए, आंसर क्या होगा? जीरो होगा। आंसर क्या होगा? जीरो होगा। बात समझे? एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दिए जीरो कैसे बनी। निरक्ष मतलब लंबवत बिंदु विषुवत रेखा पर, और अक्ष माने समांतर 0 डिग्री। बात समझे? बोलेगा निरक्ष बिंदु तो लंबवत रेखा 90 डिग्री एंगल बनेगा, और जब बोलेगा अक्ष रेखा तो समांतर, तब एंगल बनेगा 0 डिग्री। ऐसे देखिए, बोलेगा अक्ष रेखा, बोलेगा अक्ष रेखा, तब क्या कीजिएगा? एक विद्युत द्विध्रुव इस तरह का है, -q + q आवेश, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके एक बिंदु लिए P, उसको बोलेंगे अक्ष रेखा। जब समांतर में होगा उसको बोलेंगे अक्ष रेखा, तब एंगल बनेगा 0 डिग्री। तब कुछ मान होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है तो वैल्यू होगा। बात समझे? निकलेगा V = 1/4πε0 इंटू P बटा r स्क्वायर। cos 0 1 हो जाएगा। लेकिन बोला निरक्ष में तो लंबवत बोला 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा। आगे देखिए 7, किसी संधि पर किरचॉफ का पहला नियम सिग्मा i = 0 किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? आप लोग किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़े हैं। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धारा का बीजगणितीय जोड़ 0 होता है। तो क्योंकि किसी भी संधि यानी जंक्शन पर जितने परिमाण की धारा प्रवेश करती है उतने ही परिमाण की धारा बाहर निकलती है। देखिए ये एक संधि है, जंक्शन है, यहाँ पर जितना परिमाण की धारा प्रवेश करती है उतने ही परिमाण की धारा बाहर भी निकलती है। प्रवेश करने वाला पॉजिटिव होता है, निकलने वाला नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए प्रवेश किया +10 तो निकलेगा -10, क्या निकलेगा? -10। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0। जो प्रवेश किया वो प्लस में 10, जो निकला माइनस में 10, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 0। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी संधि पर जितने परिमाण की धारा प्रवेश करती है उतने धारा निकलती है। सब धारा का जोड़ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि घुसेगा प्लस में निकलेगा माइनस में, सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है ना, वो क्या होता है? वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। क्योंकि टोटल धारा का मान 0 हो गया। धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश की प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। तो जब कुल धारा का मान 0 हो गया, मतलब धारा नियत है, जितना प्रवेश करेगा उतना ही बाहर जाएगा, धारा नियत है। बात समझे? तो जब धारा नियत होगा तो आवेश भी नियत होगा, क्योंकि आवेश की प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। तो होगा आवेश संरक्षण। अब बोलेगा किरचॉफ का दूसरा नियम जो बंद लूप का नियम है, क्लोज लूप लॉ, जो विभव नियम है, सेकंड नियम, वो होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करेगा, सेकंड नियम। और प्रथम नियम होगा आवेश संरक्षण। क्लियर है? आगे चलिए। आगे देखिए 8, धारा I प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो याद रखिएगा, लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? एक समान, सबसे अधिकतम होगा, मजबूत होगा। देखिए इसका आंसर बहुत हो सकता है। इसका आंसर होगा अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम होगा, सबसे मजबूत होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और एक समान रहे, नियत रहे। क्या होगा? हर जगह एक समान नियत होगा। याद रखिए, अधिकतम मजबूत ज्यादा बोलेगा, एक समान नियत बोलेगा, सबसे अधिक एक समान नियत होगा। आपका आंसर होगा C नंबर। कहां पर? लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र होगा अधिकतम, मजबूत, ज्यादा, हर जगह समान होगा। आंसर होगा C नंबर। आगे चलिए सवाल नंबर 9 पर। तांबे के 2 तारों की लंबाइयां क्रमशः L और 2L है तथा त्रिज्याएं क्रमशः R 2R है। उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता यानी रो। और अभी हम बोले कि प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध चालक का लंबाई त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी चालक का आकार,
क्षेत्रफल, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा चालक का तापमान कितना है, चालक का पदार्थ का प्रकृति क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ लंबाई दोनों का कुछ भी रहे, त्रिज्या कुछ भी रहे, विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। या चालक का लंबाई और त्रिज्या से उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता रो प्रभावित नहीं होगा। मतलब चाहे उसका लंबाई L है, 12 है, चाहे त्रिज्या R 2R है, तो दोनों तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। जब तार अलग अलग पदार्थ से बना है, पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, तापमान अलग अलग है, तब विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर होगा 1:1, दोनों तार का सेम हो, नियत रहे। आंसर होगा 1:1। आगे देखिए 10, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है। बोलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग पढ़े हैं, P बराबर होता है Q × 2L। जब Q आवेश है तो कूलाम होगा, और 2L क्या है, लंबाई है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, -Q + Q। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका डेफिनेशन होता है कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना होता है, 2L। तो Q × 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और दोनों का दूरी लंबाई है 2L, तो लंबाई हो जाएगा मीटर में, तो हो जाएगा कूलाम मीटर। आपका आंसर होगा कूलाम मीटर। आपका आंसर A नंबर होगा। बात बुझे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q और दोनों का बीच का दूरी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। आवेश का कूलाम और लंबाई 2L है, तो हो जाएगा मीटर, कूलाम मीटर आंसर है। आगे देखिए 11, 5 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 2 माइक्रो कूलाम के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है। बोले कार्य, बोला कार्य, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोलिए, पढ़े हैं V बराबर होता है W/Q, याद रखिएगा। ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उसी को विभव V कहते हैं। तो बोलिए V बराबर क्या होता है, W/Q। तो बोलिए तो W क्या हो जाएगा, V × Q। क्या हो जाएगा, V × Q। बोलिए V का मान कितना है, 5 वोल्ट। अब बोलिए आवेश कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 हो गया, और माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। तो बोलिए 5 दूनी 10 × 10⁻⁻6, -6 में एक चला गया, बचेगा 10⁻⁻5 जूल। आपका आंसर होगा 10⁻⁻5 जूल। आपका आंसर होगा ये वाला, देखिए ये वाला आंसर होगा 10 × 10⁻⁻6 जूल, इसी को बोलेंगे 10⁻⁻5 जूल। इसको सॉल्व नहीं किया, देखिए यहीं पर छोड़ दिया, यहीं पर छोड़ दिया है। ठीक है, तो जो बोलिएगा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, आंसर आपका B होगा, B। आगे चलिए 12, प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है किसके लिए। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक नेगेटिव होगा अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। याद रखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब होता है अर्धचालक। प्रमुख अर्धचालक होता है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। बात समझे, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जितना भी अर्धचालक है सबके लिए नेगेटिव होगा। क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होगा अर्धचालक के लिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब के लिए। ठीक है, आंसर आपका B होगा। आगे चलिए, आगे पढ़िए 13, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ये तो कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। बोलेगा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा अनंत। क्या होगा, अनंत, इंफिनिटी। आपका आंसर होगा D नंबर। अब बोलेगा आदर्श आमीटर, तो प्रतिरोध होगा 0, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिए, बोलेगा आदर्श आमीटर, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि A मीटर का होता है कम, A मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब बोलेगा आदर्श A मीटर, तो 0 हो जाएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, अब बोलेगा आदर्श वोल्ट मीटर हो जाएगा अनंत। बात समझे, चलिए आंसर आपका D होगा। आगे चलिए 14, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच स्थिर विद्युत बल हो जाता है। 2 गुना, 4 गुना, आधा, 1/4। बोलिए, दोनों आवेशों का बीच की दूरी दोगुनी कर रहे हैं, तो बोलिए बल क्या होता है। देख लीजिए, हम लोग पढ़े कूलाम का नियम, सबको पता है कूलाम का नियम। बोलिए
F बराबर होता है K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो बोलिए, देखिए दूरी तो नीचे है और R स्क्वायर में है, तो जब नीचे दूरी को दुगुना करेंगे, बोलिए इसको दुगुना करना है, बोलिए क्या हो जाएगा, जब नीचे है R स्क्वायर, जैसे F समानुपाती 1 बटा R स्क्वायर होता है, ठीक क्या होता है, F समानुपाती होता है 1 बटा R स्क्वायर, तो दूरी नीचे स्क्वायर में है ना, बोलिए देखिए क्या हो जाएगा, दूरी को दुगुना करेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा 2R का स्क्वायर, पहले R था अब 2R का स्क्वायर, बोलिए देखिए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 बटा 4R स्क्वायर, मतलब 1 बटा 4 गुना हो जाएगा 1/4, यानी बल हो जाएगा 1/4, 1 बटा 4 गुना हो जाएगा, आंसर डी होगा, डी आंसर आपका डी होगा। बात समझे, देखिए एक तो दूरी नीचे है और नीचे R स्क्वायर में है, तो दूरी को दुगुना करेंगे, तो पहले R था अब हो गया 2R, तो 2R करेंगे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और R स्क्वायर, तो 1 बटा 4 गुना हो जाएगा बल कितना हो जाएगा आपका, 1 बटा 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे चलिए सवाल देखिए 15, 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इस संयोजन की कुल धारिता कितना होगा, बोलिए श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र बोलिए क्या होता है, 3 को संधारित्र है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं 1 बटा CS मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस, धारिता क्या होता है बोलिए 1 बटा C1 जोड़ 1 बटा C2 जोड़ 1 बटा C3, बोलिए प्रत्येक कितना है 9 पिकोफैराड का है, तो 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 9, 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 बटा 9, काटेंगे आएगा 1 बटा 3, क्या आएगा 1 बटा 3, ये आपका आंसर नहीं हुआ, इनके मार देंगे 1 बटा 3, ये तो है नहीं लेकिन मारना नहीं 1 बटा 3, ये आपका 1 बटा CS आया, क्या आया 1 बटा CS, हमको चाहिए CS चाहिए, तो इधर पलटी मारेंगे इधर पलटी मार देंगे, हो जाएगा 3 पिकोफैराड, बुझे नहीं बुझे, 1 बटा CS आया 1 बटा 3, तो बोलिए CS पलटी मारेंगे, ये पलटी मारेगा ये भी पलटी मार देगा, हो जाएगा 3 पिकोफैराड, आंसर आपका होगा 3 पिकोफैराड। बात समझे, आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 16, आसान क्वेश्चन था, देखिए एकदम सॉल्व कर दिया, आसान क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग को संवहन वेग या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, अपवाह वेग बोलिए, संवहन वेग बोलिए, अनुगमन वेग बोलिए, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, संवहन वेग, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग VD है, विद्युत क्षेत्र E के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता है, तो हम लोग पढ़े हैं अपवाह वेग VD बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश E, विश्रांति काल उसका होता है कैपिटल E बटा M, तो देख लीजिए VD बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, विश्रांति काल, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, तो देख लीजिए VD बराबर E टॉर्क क्या कहता है कैपिटल E बटा M, देखिए किस तरह बदल रहा है, लिखेंगे VD समानुपाती होगा E का, जो ऊपर होता है उसको समानुपाती कहते हैं, जो नीचे होगा उसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, तो आंसर आपका हो जाएगा VD समानुपाती E, देख लीजिए ऊपर में समानुपाती में, ठीक है, क्या आंसर होगा, आंसर होगा समानुपाती में। चलिए आगे देखिए 17, एक साइक्लोट्रॉन इसे त्वरित नहीं कर सकता, याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन हमेशा पॉजिटिव कणों को ही त्वरित करता है, पॉजिटिव कणों को ही त्वरित करेगा, जो पॉजिटिव कण होगा तो प्रोटॉन को करेगा, अल्फा कण पॉजिटिव होता है, हीलियम का नाभिक, ड्यूट्रॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन होता है नेगेटिव, नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा, बात समझे, याद रखिएगा प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन सब पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव आवेश, आप लोग को सबको पता होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव आवेश जिसको त्वरित नहीं करेगा, ये केवल पॉजिटिव कणों को त्वरित करता है, तो केवल पॉजिटिव कण धनात्मक आवेशित कणों को ही त्वरित करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है त्वरित करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा। आगे देखिए 18, चुंबकीय क्षेत्र B का SI मात्रक है, बोलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सबको पता है टेस्ला होता है, क्या होता है टेस्ला, बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स, बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स तो होगा वेबर, बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स फाई तो वेबर, और बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए 19, एक असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। देखिए यहाँ बोला असमान विद्युत क्षेत्र। देखिए आप लोग को दो बार याद रखना, दो बात याद रखिए, याद रखना क्या किया, बढ़िया समझिएगा। जब बोलेगा एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान या तो बोलेगा समरूप, क्या बोलेगा समरूप, और जब बोलेगा असमान, असमान या तो बोलेगा असमरूप, क्या बोलेगा असमरूप। ठीक है, तो दो बार याद रखिए, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो वो केवल अनुभव करेगा बल आघूर्ण, केवल बल आघूर्ण करेगा, बल नहीं करेगा, बल का मान तो शून्य हो जाएगा, बल नहीं करेगा। और जब असमान में रहेगा तो बल आघूर्ण का भी अनुभव करेगा और बल का भी अनुभव करेगा, कोई शून्य नहीं होगा। याद रखिएगा, एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो जो नेट बल होता है, कुल बल, जो कुल बल होगा वो जीरो होता है, यानी बल का अनुभव नहीं होता, खाली बल आघूर्ण अनुभव होगा एक समान में। यहाँ बोला असमान यानी असमरूप, एक समान नहीं है, असमान में है, तो बल आघूर्ण और बल दोनों का अनुभव करेगा, कोई जीरो नहीं होगा, दोनों का अनुभव करेगा। तो केवल एक बल आघूर्ण करेगा, केवल एक परिणामी बल करेगा, दोनों करेगा, दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर होगा सी होगा, सी आंसर सी होगा। बोलेगा एक समान में तो केवल होगा बल आघूर्ण, बल नहीं करेगा, बल का मान जीरो हो जाता है। 20 देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब उसके द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, एंगल होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए तो आपको पहले जानना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, सूत्र होता है U बराबर होता है माइनस PE cos थीटा। क्या होता है, माइनस PE cos थीटा। और आप ही लोग बोलिए, जब माइनस में है तो कॉस में कितना डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान सबसे कम होता है ये जानना पड़ेगा, किसका मान सबसे ज्यादा होता है ये जानना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस PE cos थीटा। तो बोल रहा है कि द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण, एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री कितना होगा, जो होगा न्यूनतम, जो होगा न्यूनतम माने कम होगा। वैल्यू पुट कीजिए। चलिए लेते हैं, एक नंबर ले रहे हैं 0 डिग्री, बोले देखिए क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 0, तो माइनस PE cos 0 1 होता है, तो आ जाएगा माइनस PE। बात बुझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए दो नंबर लिखिए, 2 नंबर 90 है तो 90 पुट कीजिए, थीटा का मान 90 लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 90, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस PE cos 90 0 होता है, तो पूरे 0 है, क्या हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा। अब पुट कीजिए, अब पुट कीजिए 180 डिग्री, तो थीटा का मान लेंगे 180 डिग्री, तो U बराबर माइनस PE cos 180 डिग्री, तो माइनस PE cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस PE आता है। ठीक है, बोल रहा है 45 डिग्री, तो 4 नंबर पुट कीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो U बराबर आ जाएगा माइनस PE cos 45, तो आ जाएगा माइनस PE cos 45 होता है 1/√2, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा माइनस PE बटा √2 आ जाएगा, माइनस PE इंटू 1 माइनस PE बटा √2 आ जाएगा, ये आएगा। अब बोल रहा है न्यूनतम किसमें हो, यदि बोलता अधिकतम, देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये तो 0 है और ये प्लस में है। यदि बोलता अधिकतम तो आंसर होता है 180 डिग्री, यदि बोलता अधिकतम तो आंसर होता है 180 डिग्री। यहाँ बोला न्यूनतम, ये क्या बोला, देखिए यहाँ बोला न्यूनतम, तो देखिए न्यूनतम किसमें होगा, ये तो हो गया अधिकतम, ये तो 0 होगा। देखिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब देखिए नेगेटिव में इसका मान कम होगा, देखिए देखिए तो इसका मान कम होगा, ये माइनस PE है, ये आपका माइनस PE बटा √2 है, देखिए तो किसका मान कम होगा। आप लोगों को पता होगा कि माइनस में जिसका मान ज़्यादा होता है वही वैल्यू कम होता है, जैसे -5 -10, तो -5 बड़ा होगा, -10 छोटा होगा, तो माइनस में जितना मान ज़्यादा उतना वैल्यू कम होगा, है कि नहीं। ये जो तो माइनस PE है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, आपका आ जाएगा
माइनस पीई और √2 का मान होता है 1.414। इसको भाग दीजिएगा ना, तो भाग दीजिएगा तो आपका 0.7 कुछ या 0.8 कुछ पीई माइनस में आएगा, माइनस में। तो बोलिए देख लीजिए, माइनस 0.7 पीई और ये आपका है -1 पीई। कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, -1 पीई माइनस 0.7 पीई। बोलिए माइनस में जितना कम वैल्यू होगा उतना बड़ा होगा, और माइनस में जितना अधिक वैल्यू होगा तो छोटा होगा। तो छोटा होगा 0 डिग्री में। आंसर आपका ए है, आंसर आपका ए। बात समझे? चलिए आगे देखिए 21। विभव मापी पोटेंशियोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। विभव मापी का प्रयोग होता है 2 काम के लिए, ठीक है? 2 आवेशों का नहीं 2 सेलों का विद्युत वाहक बल के मापन के लिए और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। याद रखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए और 2 सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए। मेरा बात को बढ़िया सुनिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभव मापी का प्रयोग करते हैं और 2 सेलों का विद्युत वाहक बल का तुलना के लिए करते हैं, तुलना के लिए, ठीक है? तो धारा के लिए करते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल की सटीकता के लिए नहीं, 2 सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। हाँ, आंसर होगा बी, ए और सी नहीं हो, ठीक है? आंसर सिर्फ बी हो। ए तो होगा नहीं, धारा के लिए करते नहीं। विभव मापी है तो 2 सेलों का विद्युत वाहक बल का तुलना करेंगे इससे और आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए 22। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई धारावाही कुंडली अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करती है जब कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। बोलिए अधिकतम कब बल आघूर्ण अनुभव करेगा? एंगल कितना होगा? 0, 90, 45, 60। फिर उसी तरह करना पड़ेगा। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई धारावाही कुंडली अधिकतम बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है चुंबक क्षेत्र में होता है, क्या होता है? mb sin थीटा। क्या होता है? mb sin थीटा। और साइन में 90 डिग्री का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, याद रखिए। तो mb sin 90, तो mb sin 91 होता है, हो जाएगा mb। बाकी किसी में देख लीजिए सब में कम आया, अब चेक कर सकते हैं। बोलिए यहाँ पर होगा साइन, यहाँ पर होगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 तो 0 हो जाता है, ये तो कम होगा। बोल रहा है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 तो हो जाता है 1/√2, तो 1 को भाग देंगे √2 से तो वैल्यू और घट जाएगा। साइन 60 का मान होता है 1/2, तो 0.5 और वैल्यू घट जाएगा। सबसे अधिक वैल्यू साइन 90 होता है, एमबी आएगा। साइन 90 आंसर का, साइन 90। बाकी में सब में वैल्यू कम होगा, बाकी में सब में वैल्यू क्या होगा? कम होगा, न्यूनतम होगा। बोलेगा सबसे न्यूनतम तो होगा 0 डिग्री, सबसे अधिकतम 90 डिग्री, ठीक है? चलिए आगे देखिए 23। एक चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान q आवेश वाले कण पर लगने वाला चुंबकीय बल F किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, जब चुंबक क्षेत्र B में v वेग से गतिमान q आवेश वाला कण होता है तो उस पर लॉरेंज बल लगेगा, लॉरेंज बल। उस पर स्थिर विद्युत बल और चुंबक बल दोनों का होता है जोड़। स्थिर विद्युत बल, चुंबक बल दोनों क्या होता है? होता है जोड़, याद रखिएगा, ठीक है? दोनों होता है जोड़, ठीक है? चलिए उसको हम लोग लॉरेंज बल भी कहते हैं, लॉरेंज बल भी कहते हैं इसको। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़े हैं जो बल लगेगा ना, तो बल लगेगा F बराबर QVB sin थीटा। यहाँ पर ना सिर्फ बोला है चुंबकीय बल, लॉरेंज बल तो लगेगा, स्थिर विद्युत बल यानी कूलम्ब बल भी लगेगा और आपका चुंबक बल भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चुंबक बल बोला है। तो F हो जाएगा QVB sin थीटा, ठीक है? तो Q को लिख दीजिए, Q आवेश है अदिश राशि और V और B है सदिश राशि, उस पर लग जाएगा वेक्टर। तो देखिए sin थीटा है तो होगा क्रॉस प्रोडक्ट, बोले क्या हो जाएगा? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, याद रखिए क्या हो जाएगा? V क्रॉस B वेक्टर, याद रखिए। आप लोग पढ़े होंगे कि जब 2 वेक्टर डॉट में रहे तो ए बी कॉस थीटा होता है, और जब 2 वेक्टर क्रॉस में रहे तो ए बी साइन थीटा एम एफ होता है। तो बोलेंगे ए बी साइन थीटा, उसका जो परिणामी होगा।
ए भी साइन थीटा है। तो देखिए क्यू तो है आवेश अदिश राशि, वेक्टर लगेगा नहीं, और भी साइन थीटा है, देखिए मिल गया ना, ए भी साइन थीटा तो भी साइन थीटा, क्या होता है ए क्रॉस बी हो जाएगा बी क्रॉस बी। खोजिए चुंबक बल बोला है, आपका आंसर हो जाएगा ये। देखिए समय लगेगा वेक्टर, ये वेक्टर लिखा हुआ नहीं है, समय में वेक्टर लग जाएगा, ये वेक्टर लगेगा सम में लगेगा वेक्टर, इस तरह से वेक्टर लगेगा, ठीक है, सम में लगेगा वेक्टर, इस तरह से सम में वेक्टर लगेगा, ठीक है। एफ जो बॉल है वो भी है सदिश राशि वेक्टर है, तो वेक्टर लगेगा, फोर्स सदिश है वेक्टर है, लग जाएगा वेक्टर। ये आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा ए नंबर, आंसर आपका क्या होगा ए नंबर होगा। बाकी सब गलत है, ये देखिए उल्टा दिया है, देखिए पहले भी है फिर बी है, बी क्रॉस बी होगा ना कि बी क्रॉस बी, गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऐसे तो क्यू है ये नहीं, इसमें क्यू तो है ये नहीं, चारों गलत है, ठीक है। चलिए आपका आंसर ए नंबर होगा। अच्छा बोलेगा लॉरेंज बल, क्या बोलेगा, बोलेगा लॉरेंज बल, यानी इसमें स्थिर विद्युत बल और चुंबक बल दोनों लगेगा। देखिए स्थिर विद्युत बल कूलम्ब बल हो जाएगा F बराबर QE, और चुंबक बल हो जाएगा F बराबर QVB sin थीटा। अब दोनों का जोड़ होता है लॉरेंज बल, ठीक है, इसको F1 F2 कर दीजिए, दोनों का जोड़ होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, F1 जोड़ F2, तो QE प्लस QVB sin थीटा। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, बढ़िया देखिए आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा, तो E प्लस VB sin थीटा। जब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, आपका F वेक्टर हो जाएगा, Q E में लग जाएगा वेक्टर प्लस V क्रॉस B हो जाएगा। ये होता है लॉरेंज बल, इसमें स्थिर विद्युत बल चुंबक बल दोनों होता है, बात समझे। यहाँ पर सिर्फ बोला था चुंबक बल, सिर्फ बोला चुंबक बल, इसीलिए लिखा होगा। आगे देखिए 24, एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार बदलती है। याद रखिएगा, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण एक बेलनाकार आकृति बन जाता है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, याद रखिएगा, ये लिख दे रहे हैं, E बराबर होता है लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या होता है, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक और लिख सकते हैं इसमें, E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटा r। ये भी होगा क्योंकि ऊपर नीचे हम जब दो से गुना भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाय r, दोनों सही है। ऊपर नीचे दो से गुना भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो कैसे है, देखिए r तो नीचे है, तो नीचे कैसे लिखेंगे, समानुपाती 1 बटा r, क्या हो जाएगा 1 बटा r, आपका आंसर होगा बी नंबर, आपका आंसर होगा बी नंबर। एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, बस समझे। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से भी अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स है मेरा, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स तो पढ़ाते पढ़ाते क्या बोलेंगे, सब तो याद हो गया, रटा गया पूरा। आगे देखिए 25, जब दो प्रतिरोध R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया, जब दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, देख लीजिए बढ़िया से, दो प्रतिरोध है R1 R2, उसको समांतर क्रम में जोड़ना तो 1 बटा RP, मैंने पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2। इसका पहले एलसीएम लीजिए तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 कट जाएगा तो यहाँ R2 आ जाएगा, R2 कट जाएगा तो यहाँ पर R1 चल जाएगा, 1 बटा RP आपका निकल गया। बोलिए हमको तो RP का मान चाहिए, देखिए इसको पलटी मार दी, ये भी पलटी मारे, बोले क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 जोड़ R2, बात समझे, आपका एक आंसर है। देखिए 1 बटा RP आएगा, R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2, ठीक है। लेकिन हमको तो RP चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध चाहिए, इसको पलटी मारेंगे, ये भी पलटी मार देगा तो हो जाएगा R1 इंटू R2, और R2 प्लस R1 लिखे चाहे R1 प्लस R2 लिखे, क्या बात है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, कौन क्रम में, समांतर क्रम, समांतर क्रम, ठीक है, प्रतिरोध का आपका आंसर क्या आएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं सारा 25 ऑब्जेक्टिव आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, हम कोई भी नहीं दिया आंसर, कोई भी टीचर नहीं दिया आंसर यूट्यूब में,
हम पहला ऐसा टीचर है जो फर्स्ट टर्म एग्जाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसका फिजिक्स क्लास 12 का आंसर बना के दे दिए पूरा एक्सप्लेन के साथ, एकदम बढ़िया से लॉन्ग वीडियो के साथ। तो आप लोग सबको वीडियो में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा नहीं लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो टॉपर्स क्लासेस SS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए जरूर आपका ये चैनल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।